नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। स्कॉलरशिप घोटाले पर कैबिनेट मंत्री की सफाई। न्यूज 18 पर साधु सिंह धर्मसोत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, आरोप बेबुनियाद है। जांच करने वाले अधिकारी पर भी सवाल उठाए गए। मेरे साथ निजी रंजिश रखते हैं एसीएस साहब, ये उनकी तरफ से दलील भी दी गई। घोटालों में फंसे करीबियों की पोस्टिंग चाहते थे एसीएस, मैंने पोस्टिंग नहीं लेने दी, इसीलिए सवाल उठाए गए। सीएम पर पूरा भरोसा है, सच सबके सामने आएगा। तो धर्मसोत की तरफ से ये कुछ अहम खुलासे इस दौरान किए गए और साथ साथ अपने आप को बेकसूर बताया गया और अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद भी बताया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਫਡੀ ਹੈ। ਐਫਡੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ ਏਸੀਐਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ। मेरे ख्याल 99% फाइलां अपने आप सैकटरियां ने कढ़ियां ने। शौकारिया जी सीगे, उदों बाद वैंकट रमन सीगे। ये जिस दिन दे आए ने उदों दा 309 करोड़ रुपया आया पिया। इन्हां ने एक पैसा नहीं वंडिया कि तुसीं किहनूं तां इह पड़ताल लई लिखदे सी और किहने पैसा नहीं वंडिया, किहदे कोले पैसे पे, तुसीं किहदी जिम्मेवारी समझदे हो? इहनूं सैकटरी जिहड़ा सैकटरी है ना महकमे दा, ओहदी जिम्मेवारी बनदी है, उहने अगे देखना। एक फाइल भी जो कहदे ना मेरे साइन होण सीधे बुला के तां जो सज़ा मिलेगी मैं देखूँ। एक फाइल साबित कर दें। मैं तो यार सैकटरी नहीं कहता चलो वंड दो यार, लोगों के पैसे देने सारे लोगों को जवाब दे जिन्ना पैसा आया उन्होंने वंड दो। मैं फाइल मंगा के की करनी है? बिल्कुल मैं नहीं कोई मंगाई फाइल। जदों जसविंदर गिल रिटायर हो गया, ये तो अपने आप सी आ जिहड़ा मुंडा की है गिले का नाम परमिंदर गिल, वो भी डिप्टी टैक्स ही, वो रिटायर हो गया, ये सीट पर आ गया। और तकरीबन 90% तक काम जसविंदर गिल दे गया। उस तो बाद ये लगे कोई लगे मैं की लेना, मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। जिहड़ा कोई करेगा भरेगा। हुण भी मैं कहना डांके दी चोट से। पंजाब में धान की सरकारी खरीद पर अहम खबर आपको दे दें। पहले की तरह मंडी से ही खरीदी जाएगी फसल, सिर्फ रकम की अदायगी ऑनलाइन की जाएगी। आरती के जरिए किसान के खेत खाते में ही पैसे जाएंगे। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने इस बात की जानकारी दी। पारदर्शी खरीद के लिए अपनाया ऑनलाइन सिस्टम। कोरोना के चलते मंडियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पंजाब के किसानों को मुश्किल नहीं आने देंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर आप कह सकते हैं। पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिस पर खरीद होगी फसल की, लेकिन अब इस पर साफ स्थिति की है। भारत भूषण आशु ने, कैबिनेट मंत्री ने, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मंडियों से ही खरीद होगी, पहले तरह ही स्थिति बनी रहेगी। ऑनलाइन नहीं करना पाएगा, किसान दे अकाउंट दे विच ऑनलाइन पैसे जाणगे। किसान ने मेहनत की 6 महीने वो फसल नूं बीजिया ते पालिया, वड्डी करके पका के मंडी च लैके आया, उहदा उत्थे ही ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ऑनलाइन डिपार्टमेंट आड़तियां ने आपे ही करना है। कातिल कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और पंजाब में हालात हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। पंजाब के कई नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 7 बजे के बाद से कर्फ्यू लगाया। दुकानें और शराब के ठेके कर्फ्यू से पहले बंद करने के आदेश है, लेकिन लगता है जालंधर में शराब के ठेकों पर इसका कोई असर नहीं। वो नियम को ठेंगा दिखाकर सरेआम शराब बेच रहे हैं। रात 9 बजे के बाद तक के बाद आलम क्या रहता है, उससे पहले आलम क्या रहता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आप शराब के शौकीन हैं और कर्फ्यू लगा है, कहीं पर भी शराब नहीं मिल रही, तो आप जालंधर आइए, क्योंकि यहां पर खुलेआम धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, वो भी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर, पुलिस और प्रशासन को ठेंगा दिखाकर। दरअसल पंजाब में 7 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है।
और तमाम दुकानों, रेस्टोरेंट्स और शराब के ठेके सब 6:30 बजे तक बंद करने के आदेश भी। लेकिन जालंधर में शराब के ठेकों पर बेफिक्री से शराब बेची जा रही है। शराब के ठेके रात के 9 बजे तक खुले हैं। ठेके का शटर भले ही बंद हो, लेकिन शटर में एक छोटी सी जगह बनाई गई है जहां से शराब बेची जा रही है। ठेके के शटर से दिखती ये रोशनी मानो शराब के शौकीनों के लिए उम्मीद की किरण हो। जरा देखिए इन तस्वीरों को, कैसे पहले एक शख्स शराब लेने आता है और लेकर चला जाता है, फिर एक बुजुर्ग आता है, उसके बाद एक युवक। धीरे धीरे शराब लेने वालों की गिनती बढ़ती जाती है। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। बस आप पैसे तैयार रखिए। ये 7 पैसे शटर के अंदर गए और अंदर से शराब की बोतल आपके हाथ में आई। दरअसल शराब के ठेके पर काम करने वाले कारिंदे अपनी जेब गर्म करने के लिए ज्यादा दाम पर चोरी से शराब बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। और जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो वही रटा रटाया जवाब मिला। जी कह रहे मैं चेक किया ठेका खुला नहीं सर, ठेका बंद है। मेरे सामने ठेका खड़ा बंद है। जिहड़ी गल तुसीं कह रहे मैं वेरीफाई करदा, चेक आई विल चेक इट। जे कोई चोरी शराब उन्होंने दे रहा है तो मैं इस संबंधी लिख के संबंधित विभाग लिख के भेजांगा कि कार्रवाई की जाएगी। रात को 9 बजे शराब बेची जा रही है, कर्फ्यू लगा है, पुलिस चेकिंग भी कर रही है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इस सब के बावजूद पुलिस इससे बेखबर है। कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर भी उठता है। तो जनाब जरा चेकिंग ध्यान से और आंखें खोल कर कीजिए, क्योंकि कोरोना अनदेखा खतरा है। सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18 जालंधर। कातिल कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में जहां लोग डरे हुए थे और घरों में कैद थे, वहीं जब जिंदगी अनलॉक हुई तो लोग भी बेपरवाह हो गए। उन्हें ना कोरोना का खौफ है और ना ही अपनी जान की फिक्र। देखिए कैसे फैल रहा कोरोना और कौन है वो लापरवाह लोग जिन्हें ना जुर्माने का डर है और ना ही दूसरों की जान की और खुद की जान की परवाह। क्या खत्म हो गया कोरोना? क्या हो गया वायरस का अंत? तो फिर ये लापरवाही क्यों? जान पर भारी ना पड़ जाए बहाना। जंग उस जानलेवा बीमारी से है जिसका इलाज अभी कोसों दूर है। कोरोना हर दिन तांडव मचा रहा है। हरियाणा में तो सीएम से लेकर मंत्री विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं। नजारा भिवानी बस स्टैंड का है, जहां लोग कोरोना को दावत देते दिखे। चेहरे पर मास्क नहीं, ना कोई रोकने वाला ना ही कोई टोकने वाला, और जब पूछिए तो जनाब के बहाने कम पड़ जाएंगे। क्यों ध्यान नहीं रखते आप? भाई टेम्पो में पड़ा हुआ है, छोड़ ना रहा था। यहाँ पे कोई मना नहीं करता बिना मास्क के आने के लिए? नहीं, ये गर्मी में पसीने से आ जाते हैं ना मुंह के ऊपर, इसीलिए नहीं लगा। तो बीमारी ज़रूरी है या फिर पसीने ज़रूरी है? वो तो बात जाए जाइए। मास्क तो मंगवाने भेज रखा है, सोरे को लेने के आएगा। यात्री तो छोड़िए, रोडवेज कर्मचारी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि कैमरा देखते ही कोई रुमाल से ही मुंह को ढक लेता है, लेकिन बहाने में तो इनसे भी कोई जीत नहीं पाया। तो देखने को मिला कि आपका मास्क भी नीचे था। क्या कारण था आपका जो मास्क नीचे था? जी उतर के आया था, उस टाइम उतर गए। हाँ, तो चालान वगैरह का पता है या कर्मचारियों का चालान नहीं होता? होता है जी कर्मचारियों का। क्यों नहीं लगा रखे? क्या मतलब? ना लगा लें जी, नहीं लगा लेंगे भाई। ये वो पानी पेशाब करके आया। हाँ, जिस कारण तो आपकी जो बस जाती है उसमें एक सवारियों को क्या कहते हो आप? सवारी आकर मास्क लगवाओ जी। बस स्टैंड ही नहीं, पेट्रोल पंप का नजारा भी बेहद डराने वाला था। कैमरा देखकर हर कोई अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर तेल डलवाने आए लोग ही क्यों ना हो। और ऐसे लोगों की ये लापरवाही बताती है कि कोरोना अभी खत्म होने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको बिना मास्क के तेल डालते हैं। हाँ मास्क के डालते हैं। मास्क पहन मैं डालता नहीं हूँ ना, मास्क लगा आता हूँ उसके बाद में डालता है। ये शर्म नहीं है डालता, सब ने लगा रखा है। पर क्या है धो रखा है। मेरा मुंह में दर्द है, अच्छा, इसलिए बोल रहा है, उल्टी पड़ कहाँ पे गया। आए थे आप? मैं उल्टे रोते गड़बड़े क्या करवाया आप? तेल गलवाया। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे उल्टी पड़ा है। मास्क नहीं पहनने पर हरियाणा में 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऐसे लोगों की बहानेबाजी ही जान पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल पंप ही नहीं, बाजारों का भी यही हाल दिखा। दुकानों में भीड़ तो कम है, लेकिन दुकानदार बेपरवाह और लापरवाह दिखे। लोगों को समझाना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और कोरोना से बचे रहने के लिए मास्क बेहद जरूरी है। जगबीर घनघस, न्यूज़ 18 भिवानी। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अकाली प्रधान सुखबीर बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बाहर निकल नहीं रहा, मुख्य मंत्री ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 3,03,000 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਐਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਪਰ ਕੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ 33 ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ है। पर्पस की है सेक्शन। तो सुखबीर बादल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब सीधे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाते हैं, जो राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। एक प्रकार से ये रूटीन एक्सरसाइज बन गया, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और हमारे बाद में शुरुआत करने वाले अनेक देश भी पिछले 50 साल में हमसे बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक
और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी। श्रद्धेय अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुआत हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। दशकों से ऑर्डिनेंस कारखानों के सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, वहां जो काम करने वाले लोग थे, जिनके पास टैलेंट थी, कमिटमेंट था, मेहनती थे, ये हमारा बहुत ही अनुभव से संपन्न हमारा जो मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग वहां जो है, उनका तो बहुत नुकसान हुआ। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे, उसका इकोसिस्टम रहा। अब ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर श्रमिकों और सेना